बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया है और इतना बड़ा नुकसान किया है जिसने इसराइल की जड़ें खोखली कर दी हैं। 32 इसराइली कैदी जिनके बदले हमास ने हजारों कैदी रिहा करवाने थे। इजराइल ने एक बिल्डिंग के अंदर स्ट्राइक किया और वो बिल्डिंग वहां पर गिरी और सारे के सारे कैदी वहां पर जो 32 के करीब थे एक जगह पर रखे हुए थे वो मारे गए। ये इतना बड़ा झटका लगा है, यानी आप ये सोचिए एक बिल्डिंग थी, एक जगह थी, ये कई जगहों पर तबाह करें। अब हुआ ये है कि इजराइल ने इसको एडमिट कर लिया और इसके एडमिट करने के बाद वहां जो कोहराम मचा है, अवाम जो समंदर उनका इस वक्त निकला हुआ है सड़कों पर, और इतना सख्त मामला हो चुका है कि आप सोचिए जरा कि पुलिस वाले मैनेज नहीं कर पा रहे। लोग कह रहे हैं कि हर सूरत हमारे लोगों को लेकर आए और नेतन्याहू को हमने गले से पकड़ लेना, हमने इसको नहीं छोड़ना। आप सोचे जरा, एक के बाद एक बुरी खबर इसराइल के लिए आ रही है, एक के बाद एक बुरी खबर कि डील ये चल रही थी। हमास ने इस सारे मामले पर कहा कि ठीक है, एक कैदी के बदले तकरीबन 3 से 5 हजार बंदा रिहा करवाना है एक कैदी के बदले। अब इसराइल उस पर भी तैयार है, लेकिन इजराइल ने स्ट्राइक गलत कर दिया और उस चक्कर के अंदर इनके 32 लोग मारे गए और अवाम इतनी तपी बैठी है। अब ये नहीं उनको पता चल रहा कि किसका बेटा मारा गया, किसकी बेटी मारी गई है, किसका क्या हुआ है। बहरहाल इसराइल ने स्ट्राइक करके लोग मार दिए और इतनी बुरी सूरत हाल पैदा हुई है कि अवाम में गुस्सा। वो कह रहे हैं कि इस मकसद के लिए हमें इसराइल बुलाया था। और साथ आप जरा अंदाजा कर लें कि लोगों ने कहा है कि अब इनफ इज इनफ, उतारो इसको कुर्सी से, हमने इसको छोड़ना नहीं है। और खतरा ये हुआ है कि नेतन्याहू की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और सिक्योरिटी इतनी ज्यादा उसकी टाइट कर दी गई है और इतने खौफ में वो बंदा जी रहा है कि शायद आज से पहले वो कभी इतने खौफ में नहीं जिया, क्योंकि इस दफा हमास एक ऐसी डिमांड कर दी है जो आज से पहले कभी नहीं हुई। देखिए, हुआ ये था कि आप जानते हैं कि बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द जो इनकी दीवारें गिरिया है, जहां पर ये आते हैं इबादत करने के लिए, वहां सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज से तकरीबन आप समझ लें 20-22 साल पहले ये इजाज़त लेकर आते थे। किसी ने भी आने, इसराइली जो आते थे इबादत करने, वो इजाज़त लेते थे वक्फ बोर्ड से, यानी एक परमिशन नामा था। अब हुआ ये कि उसके बाद इन्होंने चूंकि कब्जा करना शुरू कर दिया, चीजें होगी, तो लिहाजा ये अब खुद करते थे। उन्होंने एक डिमांड सामने रख दी है, बड़ी मजेदार। उन्होंने कहा है कि ये आएंगे हमारी मर्जी से। ये भी डिमांड होगी इसराइल की फौज और ये सारे पीछे चले जाए, हम यहाँ पर सिक्योरिटी करेंगे, ये सारे मामलात भी करें। अब ये वो चीज है जो इसराइल के लिए इतनी खतरनाक है कि लेट से कल को कोई बड़ा हुक्मरान आता है, कोई बड़ा शख्स आता है, नेतन्याहू जाता है या कोई और, या दुनिया भर से लोग आते हैं, उनको पहले आकर मुसलमानों से इजाजत लेना पड़ेगी और फिर आगे जाएंगे। ये हमास ने अपनी शर्त में ऐड कर दिया है और इसके बाद वो पागल हो गया है नेतन्याहू, यानी उसको समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो ये बंदे मारे गए, ये एक के बाद एक डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, बंदे मारे जा रहे हैं। और अब करते करते मामलात यहाँ तक पहुँच गए कि इन्होंने ये डिमांड हमारे सामने रख दी है कि आप यहाँ से बंदे भेजें और हमें यानी पूरा कंट्रोल चाहिए। इसी चीज की तो वो जंग थी। ये इजराइल सारा काम जो कर रहा है वो जंग किस मकसद की थी, अब वही उनके सामने डिमांड आ रहा है। वो क्यों कर रहे हैं? उनके दिमाग में सारी चीजें हैं कि इन्होंने यहाँ पर इसकी जगह अपनी इबादतगाह बनानी है, तो हमें इस सारे मामले पर मस्जिद से भी हाथ धोना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने पहले ही सामने अब ये कर दिया है कि डील करनी है आपने, तो आप ये काम करें, आप पीछे हट जाएं, हमने आपको नहीं छोड़ना। और दूसरी सूरत हाल ये है कि हमास ने इसराइल की जो शराइत हैं वो काफ़ी हद तक मान ली। यानी वो शराइत क्या है, उन्होंने कहा कि कैदियों को रिहा करें, वो तैयार हो गए। एक के बदले उन्होंने कहा ठीक है जी 3000 बंदा भी हम छोड़ देंगे, कभी 500 की बात हुई, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट चीज़ें। सारी चीज़ें करने के बाद 3 महीने का टाइम भी हो गया। साथ आखिरी डिमांड भी उन्होंने रख दिया और आखिरी डिमांड में उन्होंने कहा है कि कैदी सारे के सारे रिहा हो जाएंगे, आप साइन करें कि इसके बाद जंग नहीं होगी। और वो जंग के ऊपर ही तो सारे का सारा मामला है। अब यहाँ ये लड़ाई नहीं रुकने वाली। और सबसे बढ़कर लोग असल में अब हमास के हक में निकले हुए हैं और ये कभी भी नहीं हुआ। वो हक क्या है? वो कह रहे हैं कि आप ये जंग बंद करें, आपने हमें लाकर बर्बाद कर दिया है, आप ये जंग को हर सूरत बंद करें, वरना हमने नेतन्याहू को कुर्सी पर नहीं बैठने देना। अब उनके लिए सबसे बड़ा मसला हुआ कि नेतन्याहू ने आकर उनको, यानी जो
IDF है, इनकी फौज है, उसको कहा और इंटेलिजेंस इदारों की शदीद खिंचाई की। उसने कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी कुर्सी गिराना चाहते हो, इसी मकसद के लिए तुम लोगों ने कैदियों को मारा। अब सोचे जरा, वो जो कैदी मारे गए हर किसी का दिल धड़क रहा है, किसी को नहीं पता कि किसका खामन, किसकी बेटी, कौन मारा गया। और चक्कर ये हुआ है कि ये गलत वहां पर जाकर स्ट्राइक करते रहे। ये काम क्या कर रहे हैं, ये असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस का एक यानी प्रोग्राम इन्होंने रखा हुआ है और वो इनको जो हिदायत देता है उसकी बेस के ऊपर हमला करते हैं। और आज के दौर में अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस काबिल नहीं है कि वो हर सतह पर उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस के मुकाबले में खड़ा किया जाए। इन्होंने असल में इसराइल को अब तक मार जो पड़ी है सुरंगों और ये बाकी चीज़ों की, वो यही मामला हुआ है कि असल में इन्होंने सारी अपनी जो रिपोर्ट तैयार की थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ही, ये बड़े खुश थे। और उस रिपोर्ट के बाद इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, लिहाजा अब तमाम की तमाम चीज़ें होंगी। यानी अब आप ये सोच रहे, टेम्पल माउंट से इन्होंने कहा है कि निकल जाएं इजरायली, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर काम करेंगे। सोचे इसराइल के लिए इससे ज़्यादा झटका क्या हो सकता है कि उनको पूरी तरह तबाही का सामना करना पड़े। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि 2-3 ममालिक बड़े सामने खुलकर आना शुरू हो गए हैं। एक तो पुतिन ने लेटेस्ट बयान जो दिया है, उन्होंने कहा है दुनिया का कोई शख्स होगा जो गजा के अंदर इसराइल की बर्बरियत देखने के बाद भी उसको दुख ना हुआ हो। जिस तरह ये काम कर रहे हैं, ये किसी सूरत दुनिया के किसी मौजूद माशरे में उन्होंने कहा ये काम नहीं होता। और फिर उन्होंने कहा है कि ख्वाब जो लेकर चल रहे हैं कि फ़लस्तीन की रियासत को खा जाएंगे और उनको हक से महरूम कर देंगे, हम बता देना चाहते हैं ना तो हम ये कबूल करेंगे और ना दुनिया का कोई मुल्क उसको कबूल करेगा। अब ये बात हुई तो मैक्रन ने भी साथ ही कह दिया, उन्होंने कहा कि हर सूरत इसका सलूशन जो भी हो, फ़लस्तीन की रियासत हमें चाहिए। उसके बाद आप देखिए जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट दे दी वो तो सऊदी अरब की जानिब से आ गई। उन्होंने कहा कि आप, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं है कि इंडिपेंडेंट, उन्होंने बड़ी इससे भी बढ़कर बात कह दी। उन्होंने कहा आप चले जाएं 1967 से पहले वाली पोजीशन पर चले जाएं, यानी आप यरूशलेम भी वापस करें, क्योंकि इसराइल ने जो प्लान बनाए हुए हैं उसमें तो जॉर्डन भी है, उसमें मिस्र भी है, मिस्र के बाद एक और भी सूरत हाल है कि उसमें सऊदी अरब के भी हिस्से उन्होंने शामिल किए हुए। तो उन्होंने तो पीछे नहीं हटना, वो तो किसी सूरत नहीं छोड़ने वाले। तो उनको पता अगर आज यहाँ पर इनको ना रोका तो कल को मामला आगे होगा खराब। अब दूसरी जानिब मिस्र को कह दिया है इसराइल ने कि अगर ये डील ना हुई तो फिर उसके बाद हम रफा की साइड से भी आपको किसी सूरत इलाके नहीं लेने देंगे, वो भी ले लेंगे। अब असल में वो सारे का सारा काम ये कर रहे हैं कि इलाके खा रहे हैं, ये खा लें वो खा लें, करते करते उनके मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए इसराइल में ज़्यादा देर तक ये मामला चलने नहीं वाला। अवाम का जो गुस्सा है, जिस तरह वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, जो उनकी इस वक्त हालत हो रही है कि आप लोग 125 दिन के बाद भी बंदे हमारे ला नहीं सके और ख़ुद आप मारे और जो बचकर बाहर आ रहे हैं, आप सोचे जो उनकी दास्तान है वो तो क्लियरली बता रहे हैं कि इसराइल की पोजीशन इतनी ज़्यादा वीक इस वक्त हो चुकी है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को किसी ना किसी वक्त जाना पड़ेगा और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बाकी बचा। इंटरेस्टिंग बात यह है, जो सबसे ज़्यादा अहम है, कि रूस का जो मीडिया है वो असल में हमास ने जो प्रपोजल दिया है 3 स्टेजेस का, गजा का जो उन्होंने कहा कि जंगबंदी का, उसमें असल में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन प्रपोजल है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। नेतन्याहू से ये बात हजम नहीं हो पा रही कि किस तरह पुतिन ये बात बार बार कर रहा है कि जी हमास ने प्रपोजल दिया, बिल्कुल ठीक है, जंग बंदी होनी चाहिए। उसने क्लियरली कहा है कि नहीं, तुम ईरान की बैक करते हो, ईरान इसकी बैक करता है, लिहाजा हमारा तुम्हारा मामला पहले से ज़्यादा खतरनाक है। अब असल में बदला ले रहा है इस वक्त रूस, सही मायनों में, जो इसराइल ने यूक्रेन के अंदर किए। इन्होंने अपने कमांडोज भेजे थे, इन्होंने अपने फौजी भेजे थे और अब वो कह रहे हैं कि तुम ये काम कर रहे हो। देखिए वो दूसरी जानिब अमेरिका इन पर दबाव डाल रहा है कि डील को जल्द अज जल्द फाइनलाइज करो, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि यमनी होसी जो है वो पहले मिसाइल मारते थे 1-2, ये उन्होंने कहा कि वो मल्टीपल मिसाइल मारना शुरू कर दिया। अब वो इतने ज़्यादा मिसाइल मार रहे हैं, कमर्शियल वेसल्स पर लग रहे हैं, हमारी चीज़ों पर लग रहे हैं, लिहाजा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इशू हो गया है कि हम इसको मैनेज कर सकें। और सबसे बढ़कर बात यह है कि बरतानिया का एयरक्राफ्ट कैरियर ख़राब कर दिया, फिर उसके बाद उनका जो डिस्ट्रॉयर था उसके ऊपर 3 दफ़ा हमला हुआ, उसको वापस भेजना पड़ा। अमेरिका यहाँ पर तनहा खड़ा हुआ है और ये बात उसको हजम ही नहीं हो पा रही कि कैसे बरतानिया और ये सारे के सारे मामला इनके ख़राब हो गए हैं। उधर पुतिन ने यह बात कह दी है कि अमेरिका के चुंगल से अब यूरोप निकल जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आप रशिया की एनर्जी यानी तेल और गैस जो है
वो ले रहे हैं, लेकिन आप थर्ड कंट्री के थ्रू ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इससे बेहतर था कि आप अमेरिका के चुंगल में ना आते। जिस तरह अमेरिका ने अब इसराइल वाले मामले पर पूरी दुनिया को तबाह किया है, आप भी तबाह हो रहे हैं। यानी उन्होंने भारत का इनडायरेक्टली नाम लिया कि हमसे भारत लेता है, आप आगे भारत से लेते तो आपको क्या फायदा हुआ? आप इतनी महंगी ले रहे हैं गैस और ये चीजें, तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट हमसे ले लें। यानी अमेरिका को छोड़ दें। अब अमेरिका को ये बात इस वक्त शदीद नागवार गुजर रही है कि मुझे चारों तरफ से फंसा दिया गया है। उधर वहां पर इनके अपने लोग मारे जा रहे हैं। असल में वहां पर मामला काफी खराब है, बिल्डिंग्स वहां पर गिर रही हैं, अपने लोग मार रहे हैं। वो जो डील उन्होंने करनी थी उसमें इन्होंने 32 के करीब तो अपने लोग मार दिए। और अब वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है यमन का और दूसरी साइड का। असल में बार बार पुतिन कह रहा है यूरोप को कि आप अमेरिका के चुंगल में ना आओ। देखो, अमेरिका इस वक्त बैक कर रहा है और अमेरिका के बैक करने के बाद ही ये जंग इस वक्त बड़ी हुई है खित्ते के अंदर। यानी इस लेवल पर आकर गुफ्तगू हो रही है जो आज से पहले हमने गुफ्तगू नहीं देखी थी। यानी वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर आप लोग जो कह रहे हैं कि रेड सी में यमन ये तबाही कर रहा है, फलाना कर रहा है, तो उधर इसराइल की तो डील हो नहीं पा रही। तो इसराइल की डील इसलिए नहीं हो पा रही ना कि अमेरिका उसको असला दे रहा है। तो आप अगर अमेरिका के साथ रहेंगे तो वो उस खित्ते को भी तबाह करेगा, आपके वाले खित्ते को भी तबाह करे। तो बेहतर यह है कि आप डील फाइनलाइज कर लें मेरे साथ, निकल आए अमेरिका के चुंगल से। तो जब आप निकल आएंगे तो यूक्रेन वाली लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, फिर और बहुत सारे मामला खत्म हो जाएंगे। ये आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका की पोजीशन कितनी ज्यादा वीक हो गई है कि हर रोज ये चीजें सुनने को मिल रही हैं। हमास ने असल में जिन जिन बिल्डिंग्स के अंदर या सुरंगों में चीजें रखी हुई थी वो अब इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और दूसरी जगह एक बड़ी अजीब बात है कि इसराइल का जो सिस्टम है उसमें फॉल्ट आना शुरू हो गया है। यानी उनका जो डिटेक्शन है, स्कैन करना और जो इंटेलिजेंस मालूमात है, वो सारे का सारा टेक्निकल इंटेलिजेंस मालूमात के हवाले से फॉल्टी सिस्टम होता जा रहा है। आप उसकी मिसाल ले लेना कि बरतानिया का जो शिप है, यानी उसका रेडार सिस्टम सारे का सारा फॉल्स सिग्नल दे रहा था, उसको तबाह किया, उसको पकड़ लिया, अब वो वापस जा रहा है। इसी तरह अगर आप इजराइल की पोजीशन को देखें तो इसराइल अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया है। इन्होंने एक दफा स्ट्राइक किया था, 13 मारे थे, फिर 8 मारे थे, 12, सीधा 32 बंदे इन्होंने अपने मार दिए। देखिए, 32 बंदों के साथ जाहिर सी बात है हमास के भी लोग मारे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहां सिर्फ उन्हीं को रखा हुआ था। जाहिर सी बात है कम से कम 10-15 लोग उनके भी होंगे, अगर कोई एक अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर 32 लोग आप मार दें और गलत स्ट्राइक कर दें तो आपके मुल्क के अंदर लोग आपका क्या हाल करेंगे? आप सोचे जरा, नेतन्याहू की बीवी ने क्या बात की है। उन्होंने कहा है कि जो एहतजाज करने वाले हैं असल में हमास के साथी हैं। सोचे जरा कि इस तरह की जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो और आप लोगों को गुस्सा चढ़ाते हैं कि वो आपके गिरेबानों तक पहुंचे। और यही वक्त इस वक्त इजराइल को फेस करना पड़ा है। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल खराब होती जा रही है इसराइल में। उधर एक अजीबोगरीब बात ये आ रही है कि चाइना की स्टॉक मार्केट जो है वो अब काफी हद तक कुछ चीजें वहां से क्रैश हुई हैं। यानी उसका ये मतलब है कि आगे दुनिया के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है और उस फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर अगर ये शिप्स इसी तरह तबाह होते रहे तो फिर दुनिया के बहुत सारे ममालिक का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब वो यमन को रोक नहीं पा रहे, अमेरिका का निज़ाम फेल हो गया है, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। वो इसराइल को कह रहा है कि तुम रुक जाओ, तुम बाज आ जाओ, लेकिन वो बाज आने को तैयार नहीं है। उधर इसराइल के अंदर भी माल नहीं जा रहा। ये सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, ये सारे बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। आप सोचिए, तकरीबन 150 अरब डॉलर के करीब इस जंग में इसराइल ने झोंक दिया है। यानी आप ये सोचें कि इतना उनको नुकसान हुआ है कि उनकी इकोनॉमी के बारे में इंडिकेशन दे दी गई है कि इनकी इकोनॉमी अगले साल बदतरीन इकोनॉमीज में शुमार हो जाएगी। और अमन के लिहाज से इसराइल इस वक्त 146वें नंबर पर पहुंच चुका है। यानी वहां पर जो भी सूरत हाल चल रही है वहां पर लोग छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, अगर हमास ने ये जो इस वक्त सामने रखी है चीज, एक शर्त, लेट से ये उसको मंजूर करवाने में कामयाब हो जाते, जो कि एक बड़ी मुश्किल चीज है, तो आप ये सोचें इसराइल तो सीधा सीधा 76 साल पीछे चले जाएगा। यानी आप ये सोचें कि आप उनकी मदद से, उनके हुक्म से आप जाना शुरू हो जाए। तो हमास को एक बात समझ आ गई है कि हम इस वक्त दोबारा भी कोई हमला कर सकते हैं। जब हम दोबारा भी कोई हमला करेंगे तो फिर इसी तरह हम जाकर इनके साथ कर सकते हैं। इसराइल के लिए मामला खराब है। नेतन्याहू असल में इस वक्त काम कर रहा है कि यहाँ जंग रुकी तो मेरी इंक्वायरी खुल जाएगी, फिर 7 अक्टूबर खुलेगा, फिर सारी सूरत हाल होगी और करते करते मामला इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसराइल की पोजीशन इतनी ज़्यादा वीक है कि वो अपने साथ अमेरिका और बाकी ताकतों को भी लेकर डूब रहा है।
अब इस स्ट्राइक में मारे गए, ये पॉसिबिलिटी है एक कि इजराइल ये चाह रहा है कि हम अपने ही बंदों को ऐसा ऐसा सबको मार ही दें, यानी वो नहीं रहेंगे तो ना इनके घर वाले रहेंगे, फिर हम खुलकर खेलेंगे। ये भी उनकी एक स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर ये नाकाम होती है, जो कि बाज़ाहिर होती हुई नजर आ रही है, तो फिर इसराइल के अपने ही लोग उनके गिरोबानों तक पहुंच जाएंगे और इनको नहीं छोड़ेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।